दोस्तों, आज की कहानी है गुस्सा। मुझे यह लड़की पसंद है। समीर के इस शब्द को सुनते ही पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। बंसराज जी को ऐसा भान हुआ जैसे उनके तपते जीवन पर वर्ष की पहली फुहार पड़ गई हो। वह समीर के दोनों हाथ थाम गदगद कंठ से बोले, यकीन रखो बेटा, तुम्हें अपने फैसले पर कभी पछतावा नहीं होगा। मेरी मंदाकिनी एक गरीब बाप की बेटी जरूर है, लेकिन तन और मन की बड़ी भली है। हमने खुद आधा पेट खा पर उसे इंटर तक पढ़ाया है, घर के सारे काम जानती है, तुम्हारे घर को सुखमय बना देगी। समीर मुस्कुरा दिया। वह खुद जानता था कि मंदाकिनी का चांदनी सा झरता रूप उसके घर को उजाले से भर देगा। यहाँ उसे दहेज चाहे ना मिल रहा हो, लेकिन सोने की मूरत जैसी जीवन संगिनी तो मिल रही थी। गरीब घर की बेटी होना समीर की नज़रों में कोई दोष ना था। वह जानता था कि गरीब बाप की बेटी खाती पीती ससुराल में पहुंचकर अच्छी बहू कहलाएगी। बड़े बाप की घमंडी बहू के नखरे उठाना उसे जैसे स्वाभिमानी युवा के बस के बाहर था। इसलिए उसने विवाह के लिए निसंकोच हाँ कर दी। उधर विवाह तय हुआ, उधर शहनाई बज उठी। आंखों में सतरंगी सपनों का इंद्रधनुष सजा। मंदाकिनी ससुराल पहुंची। ससुराल में सास ससुर ने उसे हाथों हाथ लिया। तीनों नंदे भी उसे देखकर खुशी से फूली ना समाई। आज पड़ोस में धूमधाम मच गई। बहू को चाँद का टुकड़ा लगता है, कोई अप्सरा धरती पर उतर आई हो। मंदाकिनी के कानों तक यह प्रशंसा पहुंची तो वह इठलाते हुए बड़ी ननद से बोली, लोग ना जाने क्यों मेरी रूप की तारीफ करते हैं, कुछ भी तो खास नहीं है मुझ में। अपने परिवार में सबसे गई गुजरी हूँ। मेरी माँ अभी ऐसी खूबसूरत है कि हाथ लगाते मैली होती। चारों बहनें ऐसी हैं जिन्हें देखकर लोग पलक झपकाना भूल जाते हैं। बीच में से बड़ी ननद कविता की आंखें फैल गई। रहा ना गया तो समीर से पूछा, उसने क्या सचमुच मंदाकिनी का मायका इंद्रलोक की परियों का अखाड़ा है? मैं समझा नहीं। वह कहती है कि अपने घर में सबसे गई गुजरी वही है। यदि वह सच है तो उसकी माँ और बहनें कितनी खूबसूरत होंगी, मैं सोच नहीं पा रही हूँ। समीर हंस दिया। अल्हड़ मंदाकिनी की अदा उसे बड़ी भाई पगली कही कि उसने सोचा जानबूझकर अपने आप को तुच्छ बता रही है। ऐसा रूप क्या कदम कदम पर निखार मिलता है। असाधारण सुंदरी ना होती तो क्या मेरे यावावर चित्त को बांध सकती थी। उसे घर में ही क्या पूरे नगर में ऐसा रूप दिया लेकर ढूंढने से नहीं मिलेगा। पर 2-4 दिन में ही समीर समझ गया कि जिसे मंदाकिनी के अल्हड़ अदा समझता था वह उसके मायके के प्रति अतिशय प्रेम था। क्या धन वैभव किसी भी क्षेत्र में वह अपने मायके को छोटा नहीं बताना चाहती थी। लड़कियों में पिता के घर के प्रति कैसा उत्कृष्ट मोह होता है, इसे 3 बहनों का भाई समीर अच्छी तरह से जानता था। परंतु इस मोह का यह मतलब तो नहीं कि रात को दिन और काला को सफेद घोषित कर दिया जाए। जल्दी ही मंदाकिनी की बढ़ चढ़कर कही जाने वाली बातें उसमें खींच उत्पन्न करने लगी। रिश्तेदारों की भीड़ खत्म हो गई। समीर एक दिन अपनी माँ से कहने लगा, मंदाकिनी को सिनेमा दिखाने ले गया, फिल्म अच्छी थी, देखकर पैसे हो गए। लौटते समय रास्ते में उसने मंदाकिनी को शीतल पेय भी पिलाया। उमंग और उत्साह से भरे हुए दोनों गली में घुसे ही थे कि पड़ोस की बिंदु सामने पड़ गई। मंदाकिनी को देख उत्सुक स्वरों में पूछने लगी, कहाँ से आ रही हो भाभी? शायद सिनेमा देखने गई थी। उत्तर में स्वीकृति सूचक हाँ कहकर भी काम चलाया जा सकता था, लेकिन मंदाकिनी बीच रास्ते में ठहर कर कहने लगी, सिनेमा देखने ही गए थे, लेकिन भीड़भाड़ में मजा किरकिरा हो गया। हमारे मायके में तो बाबूजी नई फिल्म लगते ही पहले से आरक्षण करवा देते थे। बस खाट से गए और फिल्म देख कर आए। लाइन में लगकर भीड़ में धक्के खाने की कोई मुसीबत नहीं उठानी पड़ती थी। समीर को चुभती बात कहने ही वाला था पर चुप हो रह गया। इतना ही बोला, रास्ते में ही सारी बातें कर लोगी क्या?
कुछ घर के लिए भी छोड़ दो। मंदाकिनी हंस दी तो स्वर की मधुरता से समीर का गुस्सा उतार दिया। पर यह तो रोज की बात बन चुकी थी। दूसरे दिन समीर दफ्तर जाने की हड़बड़ी में था। वह नहाते ही चीख पुकार मचाने लगा, मेरा खाना परोस दो, माँ 9 बज चुके हैं। माँ जाकर खाना बनाती मंदाकिनी से पूछा, दाल सब्जी बन चुकी है क्या? तवा चढ़ाकर रोटी सेक दो, अभी केवल सब्जी बनी है। सर उठाकर मंदाकिनी ने उत्तर दिया। माँ बाहर निकलकर अपराधी स्वर में चुप बोली, जाड़े के दिन भी कितने छोटे होते हैं। चाय पानी दफ्तर नहीं की दफ्तर का समय हो जाता है। इस समय सिर्फ सब्जी तैयार हो पाई, कोई बात नहीं। बाल झाड़ते हुए समीर सहज भाव से बोला। माँ निश्चिंत होकर थाली लगाने चल दी। मंदाकिनी रोटी बेलते बेलते हाथ रोककर कहने लगी, हमारे घर में तो कोई एक सब्जी से नहीं खा सकता जब तक थाली में 4-5 चीज ना हो। खाने वाले के मुंह ही सीधे नहीं होते। समीर कब आकर माँ के पीछे खड़ा हो गया था। मंदाकिनी नहीं जान पाई थी और वह कुछ और बोलने ही जा रही थी कि समीर ने डांट दिया, तुम्हारे पीहर में 56 व्यंजनों का ताल लगा रहता होगा। हम गरीब आदमी एक ही सब्जी से रोटी खा लेते हैं। बातें बंद करो, रोटी सेको। मंदाकिनी संकुचित हो उठी, चुपचाप रोटी बेलने लगी। पर शाम को दफ्तर से लौटते पर समीर ने उसे बड़े मनोयोग से बातें करते पाया। वह माँ के सिर में तेल लगाते हुए बोलती जा रही थी, मेरी यह साड़ी 1000 की ली है। असल में बाबूजी को साधारण कपड़ा पसंद नहीं आता। घर के कामकाज में भी माँ 500 से कम की साड़ी नहीं पहनती, भले ही उसमें 50 पैबंद लगे हों। जबान को रोकते रोकते भीतर आते ही समीर के मुंह से निकल पड़ा। मंदाकिनी सन्न रह गई। उसकी सीप जैसी आंखों में मोती दबदबा आए। माँ ने छिड़का, तू कमरे में जा, तुझे तो कुछ नहीं कह रही है। वह बेकार में सारा दिन बेचारी को रुलाता रहता है। समीर को भी पछतावा हुआ। सुबह तो डांट कर गया ही था, आते ही बिना फिर ताना मुंह से निकल पड़ा। लेकिन माँ ने कहा, वह भी इतना झूठ क्यों? उसे भी सोच समझकर बात करनी चाहिए। लेकिन सोच समझकर बात करना शायद मंदाकिनी को नहीं आ सकता था। हर बात में वह अपने मायके की श्रेष्ठ सिद्ध करने पर तुली रहती थी। उसकी यह बातें समीर को जहर मुझे तीर जैसी लगती थी। उस दिन फिर ऐसा ही मौका उपस्थित हो गया। माँ बेसन से लड्डू बना रही थी। समीर को बेसन के लड्डू बड़े पसंद थे, इसलिए माँ बेसन के लड्डू बना रही थी। मंदाकिनी पास में बैठी हाथ बटा रही थी। अचानक माँ के मुंह से निकल पड़ा, क्यों बहू, लड्डू में घी तो कम नहीं है? तुम्हें लड्डू बांधने में दिक्कत तो नहीं हो रही है? मंदाकिनी ने माथे पर बिखर आई एक नटखट लट को पीछे झांकते हुए जवाब दिया, नहीं तो ठीक है, वैसे ही खाने का भी कुछ लोगों को बेहद शौक होता है। मेरे पिताजी दाल साग रोटी सब में कितना घी इस्तेमाल करते हैं कि उनकी थाली कटोरी में भी घी नजर आता है। असल में इसे खाने की हर एक आदमी के बस की बात नहीं है। खाने को मिल भी जाए तो पचा कितने पाते हैं। समीर कब कमरे से निकल कर आंगन में आ गया और इस बात को सुन रहा है। मंदाकिनी जी जान नहीं पाई थी, परंतु अचानक भूचाल आ गया। शायद कई महीनों से सुनते सुनते सब्र का बांध टूट चुका था। शायद कई बार इशारों इशारों में रोकने पर भी मंदाकिनी नहीं मानी थी। शायद इतना बड़ा झूठ सहन करना समीर के लिए संभव ना था। अचानक ना जाने क्या हुआ, वह गरज कर बोला, तुम्हारे पीहर में घी दूध की नदियाँ बह रही है ना? इस गरीब आदमी के घर में तुम्हारा गुजारा नहीं हो सकता। जाओ अपने घर, वही जाकर गुजारा करो। माँ घबराई। मंदाकिनी के चेहरे पर हवाइयाँ उठने लगी थी। उसकी आंखें भर आई थी। लेकिन गुस्से से कांपते समीर ने हुक्म दिया, अभी और इसी समय तुम्हें अपने मायके जाना है। उठो, अपनी अटैची लेकर मेरे साथ चलो। मंदाकिनी रो पड़ी। माँ की हिम्मत ना हुई वह आकर बीच बचाव कर सके। गुस्से से उफनता समीर घर से निकला और 10 मिनट में रिक्शा लेकर आ पहुंचा। तुम उठी नहीं?
अग्नि दृष्टि से मंदाकिनी को घूरते हुए कुछ इस प्रकार कहा। मंदाकिनी थरथर कांप उठी। यह जलती हुई निगाह तब तक मंदाकिनी पर टिकी रही जब तक वह अटैची में कुछ कपड़े रखकर उसके लिए साथ न चल दी। 1 महीना बीत गए, न समीर मंदाकिनी को लिवाने गया, न उसकी खुद आने की हिम्मत पड़ी। किंतु जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, समीर उद्विग्न होता जा रहा था। भोली मंदाकिनी की अतिशयोक्ति बातें उसकी रातों की नींद चुराने लगी थी। उसे अपने आप पर गुस्सा आता, क्योंकि इस तरह वह एकदम उसे मायके छोड़ आया। पिता के बंद दरवाजे पर खड़े होकर अंतिम बार जिस दृष्टि से मंदाकिनी ने देखा था, उसे वह चाहकर भी भुला नहीं पा रहा था। खुद ही चाहकर मंदाकिनी को लिवाना भी स्वाभिमान के खिलाफ महसूस हो रहा था। समीर की मुश्किलें बढ़ती गई। आखिर एक दिन माँ ने ही हल कर दिया। उसे पैसे देते हुए बोली, सुनो समीर, आज ही जाकर बहू को लिवा आओ। बेचारी सारा दिन इतनी मीठी मीठी बातें किया करती थी। समीर ने ऐसा जतलाया जैसे इच्छा होते हुए भी वह केवल माँ के आदेश का पालन करने के लिए मंदाकिनी को लिवाने जा रहा है। उसे अचानक आया देखकर ससुराल में बहुत चहल पहल मच गई। 4 छोटी सालियां इर्द गिर्द मरनाने लगी। लज्जा भरी मुस्कान के लिए मंदाकिनी देहरी पर खड़े होकर अपने पांव के अंगूठी से धरती कुरेदने लगी। वंशराज जी घर पर ना थे। मंदाकिनी की माँ चाय का प्याला लाकर थमाते हुए बोली, तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हो गई बेटा। समीर ने निगाह उठाई। मंदाकिनी तुरंत पड़ी, तुम्हें 1 महीने की ट्रेनिंग पर जाना था ना, इसलिए तुम मुझे जल्दी यहाँ छोड़ गए, रुके नहीं थे। अरे हाँ, ओह वह हो गई। समीर मुस्कुरा दिया। सास हाथ का पंखा लेकर पास बैठी हुई बोली, तुमने इस लड़की का दिमाग बिगाड़ दिया है बेटा। यहाँ हम गरीब आदमी ठहरे, तुमने इसमें कुछ ही महीना में शहजादियों जैसी नजाकत भर दी है। अब इसे फ्रिज और कूलर के बिना चैन नहीं पड़ता। पर कूलर और फ्रिज तो समीर ने कहना चाहा कि मंदाकिनी बीच में बोल पड़ी। माँ और बाबूजी ने गर्मियों की मेरी परेशानी का विचार करके जाड़े में ही फ्रिज और कूलर खरीद लिया था। वही बात मैं इन लोगों को बतला दी थी। समीर के मन में अपनी मासूम दुल्हन के लिए ढेर सा प्यार उमड़ गया। मायके की तारीफ यह हमें छोटा दिखाने के लिए नहीं करती थी, ससुराल की प्रशंसा में भी जमीन आसमान एक किए रही है। उसी दिन मंदाकिनी को लेकर समीर लौट आया। रात के ठंड में कमरे में मंदाकिनी के चेहरे को चूमते हुए हंसकर उसने कहा, तुम्हारा कूलर और फ्रिज, मुझे तो इस कमरे में बिजली का पंखा ही नजर आ रहा है। मंदाकिनी की कमजोर आंखों में मोती झिलमिला उठी। समीर ने लाड से उसका सर कंधे से टिकाते हुए कहा, बस अब बहुत हो चुकी मायके और ससुराल की तारीफ। ठीक है, दोनों की जगह इज्जत रखना तुम्हें अच्छा लगता है, पर इतना बढ़ा चढ़ाकर कभी ना कभी ना बोलो। जग जाहिर होने पर मजाक का पात्र बनोगी। सही कहा तुमने। मंदाकिनी की आंखों से झरझर आंसू निकल पड़े। बस रोना बंद, अब हंस दो। मंदाकिनी मुस्कुराई। उसके गालों के गड्ढों में समीर का चित्त जा बसा। सास बहू चाय की तैयारी कर रही थी। समीर ने माँ को कहते कहते सुना, आज चाय के साथ कोई नाश्ता नहीं है, खाली चाय सबको कैसे दी जाए। पहले की मंदाकिनी होती तो टेप रिकॉर्डर की तरह बजने लगती। यहाँ तो मंदाकिनी मधुर स्वर में बोल पड़ी, रात की रोटियां बची है माँ, उन्हें ही महीन करके कढ़ाई में तल देती हूँ। नमक मिलाने से बढ़िया सी दाल मोट तैयार हो जाएगी। बासी रोटियों का सदुपयोग हो जाएगा। समीर कुशल खाने से लौटते हुए मुस्कुरा पड़ा। वह मन ही मन बोला, कल तक तुम चाँद थी, आज निष्कलंक चाँद हो। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। पूरी वीडियो देखने के लिए
आपको तहे दिल से धन्यवाद।